तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स का फेयर, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का फेयर पीडीएफ के साथ ठीक है आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार तो सारे सब्जेक्ट्स के लघुत्तरीय प्रश्न, द्वित्तरीय प्रश्न, अति लघु, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव सारे सवाल जो है आपको कवर कराए जाएंगे। तो फ्यूचर अपडेट के लिए आप रियल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे जितने भी हमारे वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चूँकि आप लोगों का काफ़ी यहाँ पे हाई डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावे जितने भी यहाँ पे अति लघु प्रश्न है उसका भी यहाँ पे आंसर अवेलेबल कराया जाए, तो हमारी टीम जो है आप लोगों के हाई डिमांड को देखते हुए काफ़ी यहाँ पे हार्ड वर्क की है और सारे जो डाटा यहाँ पे ठीक है आपके लिए कलेक्ट किया गया है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सारी जितने भी ठीक है क्वेरीज है सबको ठीक है पूरा करने का प्रयास हमारी टीम की ओर से किया जा रहा है कि जितने भी ठीक है हमारे बच्चे हैं, जितने भी ठीक है हमारे स्टूडेंट है बिहार के, ठीक है सारे जो है उनका अच्छा मार्क्स आए। तो इसके लिए जो है आपकी सारे डिमांड को, सारे क्वेरी यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th के हिस्ट्री का आपका हिस्ट्री का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सवाल क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। और एक बात और आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सबका आंसर बिल्कुल अपनी भाषा में यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इनका आंसर जो है याद करना बिल्कुल आसान है। यदि 2-3 बार जो है आप वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, सुन लीजिएगा, तो सारे सवाल तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का वाहक बनती है, ठीक है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का वाहक बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, मैजीनी कौन था। तो मैजीनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आंसर देखिए, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था जिसे एक करना बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक होगा या फिर प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए, अब जो है ये आपके अति लघु सवाल थे। अब यहाँ पे आपके है लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे जितने भी हमारे वीडियोज आए सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमारी टीम जो है काफ़ी जो है यहाँ पे हार्ड वर्क करके आपके लिए सारा ये डाटा कलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न का, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। इसका आंसर देखिए, सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला कारण आपका क्या है, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा है समाजवाद का प्रसार। चौथा है लुई फिलिप की नीति। अब देखिए यहाँ पे इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सवाल नंबर 2 लघु का, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। आंसर देखिए,
इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, या यूँ कहे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में भागों में बांटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रासा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो, जबकि प्रासा चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो। जर्मनी के अधिकतर जनता प्रासा के अधीन एक होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक क्या था? ऑस्ट्रिया था। सवाल नंबर आपका 3, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आंसर देखिए इसका। सवाल क्या है आपका? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? आंसर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वह अपने साम्राज्यवाद की नीति के तहत इटली और जर्मनी पर आक्रमण किया, जिसे टुकड़ों में बटे इटली और जर्मनी को जीतकर आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे वहाँ के लोगों को लगा कि हम सब आपस में बटे हुए हैं, तभी कोई भी आक्रमणकारी हमें आसानी से जीत पा रहा। इस प्रकार यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बलवती हुई, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। सवाल नंबर 4, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, और ये भी सवाल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखिए इसका, गैरिबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था जो मुख्य रूप से एक नाविक था। वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्य को एक कर वहाँ गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गैरिबाल्डी मेजीनी के विचारों का समर्थक तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से अपनी सेना का गठन भी किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का काफ़ी अहम योगदान था। सवाल नंबर 5 है आपके, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? आंसर देखिए इसका, सन 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की नीतियों से असंतुष्ट होकर फ्रांस का सम्राट विलियम चतुर्थ अपनी गद्दी छोड़ दिया। तब इनके भाई विलियम प्रथम ने सम्राट की गद्दी संभाली और बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह जर्मनी को एक करने के लिए सभी उचित अनुचित कार्य करता था, जिसमें प्रासा के सम्राट विलियम प्रथम का हर संभव सहयोग उसे प्राप्त होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये आपके क्या थे? लघु उत्तरीय प्रश्न थे। जो आपका दीर्घ क्वेश्चन बाकी रह गया, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरीय प्रश्न का एक वीडियो जो है आपके लिए अलग से लाया जाएगा। ठीक है, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर अपडेट के लिए आप यूट्यूब पे जो है रियल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ठीक है क्लास 10th के बच्चों के लिए ठीक है हम लोग का जो इस वर्ष जो है ना टारगेट वह 400 नंबर है। ठीक, 400 पार है, यानी 400 प्लस, यानी जो मैट्रिक का रिजल्ट हो 400 प्लस में जाए। और इसके लिए जो है ठीक है हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। और नवंबर से जो है आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा, यानी ऑल सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर कवर कराए जाएंगे विथ PDF विथ फेयर जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी सारे चीज़, यानी ऑल इन वन जो है चैनल, यानी यूट्यूब पे ऐसा पहली बार ऑल इन वन चैनल। ठीक है, PDF फेयर के साथ, और उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी होगी सभी आपके सारी इच्छाओं को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको दिक्कत हो, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और PDF का जो लिंक है इसको ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।